ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने स्टॉप की हुई थी, मैंने कहा आप लोग की अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज योर nth order differential equation, non-homogeneous linear nth order differential equation. So जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए we use annihilated approach to solve nth order differential equation. अब इस पे एनिलेटेड अप्रोच लगाने से पहले हम अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में. व्हाट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर? डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे बनता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर ऐसे बनेगा कि आपके पास जो d बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D के बराबर अगर आप कर दें तो फिर ऐसे होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर. हम सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को कैपिटल D कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी स्क्वेयर कर देंगे एंड सो ऑन. जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसी तरह उसको आप डी क्यूब कर देंगे. ठीक है. सो अगर हम इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर जो कैपिटल D है. तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ये हो जाएगा कैपिटल D रेज टू पावर एन वाई. इसी तरह अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई एंड सो ऑन. आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं और सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई. So this is differential operator where D is differential operator. ये नोट कर ले. जो आपकी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से उसको एक डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं. जी क्लास, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, इसको मैं कर देती हूँ. ठीक है, नोट कर लें आप लोग, देन लेट मी नो. सो आफ्टर दिस आप अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ऑपरेटर में, डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग डेरिवेटिव बाय डी स्क्वायर एंड समथिंग. जैसे ये आपके मैंने इक्वेशन चेंज की है. nth ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह मैंने क्या लिखा है डी एन वाई, nth माइनस वन डेरिवेटिव की जगह क्या लिखा है डी एन माइनस वन वाई प्लस सो ऑन वाई. इसी तरह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह क्या लिखा है डी स्क्वायर वाई, फर्स्ट ऑर्डर की जगह डी वाई एंड सो ऑन. तो जो आपने तीन इक्वेशन ऊपर नोट की है, nth ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, उसको आप खुद ही चेंज कर लें विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, इस ऑपरेटर फॉर्म में. ठीक है. सो ये आपके पास ऑपरेटर फॉर्म में आ जाएंगे. अब y को कॉमन ले लें. अगर आप इसको चेंज करने के बाद y को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये एक ऑपरेटर रह जाएगा. y को कॉमन ले लें तो बीच y अगर बाहर ले लें तो आपके पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा डिफरेंशियल में. इस तरह की उसकी शक्ल बनेगी. मैंने nth ऑर्डर लिखा हुआ. ठीक है.
इस पूरी इक्वेशन में से अगर आप y कॉमन ले लें तो आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी d में। वो सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है और nth ऑर्डर की भी हो सकती है। तो nth ऑर्डर को मैंने लिख लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नोट करें, और कोई चीज अगर आपने मुझसे पूछनी हो यहाँ कुछ समझ ना आया हो, मैंने कुछ नहीं किया, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है और उसको ऑपरेटर की फॉर्म में सिर्फ चेंज किया बस। और ऑपरेटर कौन सा यूज किया है? डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज किया है, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्लेस किया है, और जिस तरह उसके डेरिवेटिव के ऑर्डर बढ़ते गए डी पे मैं पावर देती गई। ठीक है वजीर खान, आपका लास्ट क्लास में भी आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था, खैरियत? इतना इंटरनेट प्रॉब्लम फिर पहले क्लासेस तो बड़ी स्मूथ गई हैं आपकी। रिकॉर्ड हो रहा है वजीर खान, रिकॉर्ड हो रहा है। ये आपने एल लिखा है या एडिट किया? हाँ, ये कैपिटल एल लिखा हुआ है, इसको मैंने कैपिटल एल का है। Any later approach, any later approach। मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं इस टॉपिक के। जी क्लास, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे ऑफ मांगा है, बेटा आप जा तो सकते हैं, ठीक है। आपने नाम अपना मुझे मेंशन करो, और आप लास्ट क्लास इससे पहले भी एक दफा क्लास में से आप ऑफ लेके जा सकें। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी अब क्लियर? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है आवाज? नो मैम, नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट ठहरो। मैम डिस्टॉर्शन हो गया बार बार। जी आप आ रही है आवाज क्लास? जी बच्चों अब आ रही है क्लियर आवाज? वॉइस प्रॉब्लम की हो गया एकदम से? अब आ रही है आप लोग को आवाज बच्चों? जी बच्चों अब आ रही है आवाज?
ठीक है क्लास, अब आवाज मेरे ख्याल है ठीक आ रही है आपको। सो आपने ये ऑपरेटर एल की फॉर्म में लिख लिया, ये एल ऑपरेटर है, ठीक है। सो अब आगे हम इसको मूव कर, मैम नहीं आवाज आ रही। चले अब ये आप आपका ऑपरेटर जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक होगी आवाज प्रॉब्लम। डिस्टॉर्शन आ रही है वो ठीक हो जाएगी। अब डिस्टॉर्शन ठीक हो जाएगी, मेरे ख्याल है अब डिस्टॉर्शन ठीक हो गई है, जी मैम कुछ बेहतर हुई है। ठीक है। सो ये इंटरनेट कनेक्शन कोई एक वीक पड़ जाता हम दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, एक से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन इसलिए रखे हुए। ओके क्लास, ये अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इस फॉर्म में लिखी जाएगी। वहां पे एल को, ये जो पूरी ऑपरेटर है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल पे बेस कर रहा है, इसको मैंने कैपिटल एल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो एल इज कैपिटल एल जो है वो एक पॉलिनोमियल ऑपरेटर है, ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद है किसी भी ऑर्डर जिस ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ये एल जो है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये पॉलिनोमियल ऑपरेटर है ऑफ डिफरेंशियल, इसको हम एनिलेटर कब कहेंगे? एनिलेटर क्या होते हैं? एनिलेटर का मतलब होता है खत्म करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जब ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाता है 0, कि जब किसी फंक्शन पे अप्लाई और उसको वो खत्म करते हैं उसे हम कहते हैं एनिलेटर ऑपरेटर। सो हाउ टू सॉल्व में हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है एनिलेटर ऑपरेटर। सो एल capital Ly is a linear differential operator with constant coefficient, and if अगर y को मैं f of x कह दूं is a sufficiently differential function such that capital L f of x is equals to 0, then L is said to be an annihilator of f of x। यानी कि ये सारी जो डिस्क्रिप्शन लिखी इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई f of x फंक्शन है, कुछ भी आप इस पे एनिलेटर अप्लाई करते हैं, आप किसी पे कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करें डिफरेंशियल और इसका आंसर 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं एनिलेटर, ठीक है। एनिलेटर इसको कहते हैं, ऐसा ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे अप्लाई और उसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसकी कांस्टेंट, आप ये नोट कर लीजिएगा, जरा मैं एग्जाम्पल समझा दूं, ठीक है। ठीक है अहमद फयाज, एक मिनट सब्र करें, मैं आपको ये समझा दूं, फिर पीछे से आपकी क्वेरी, आपकी जो आपने नोट करना है मैं आपको बता दूं। सो एग्जाम्पल जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसकी है वो कांस्टेंट है। अगर आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 कब होता है? जब उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका एनिलेटर क्या होगा? कैपिटल डी होगा, ठीक है। कैपिटल डी से जब आप इसको करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास x है, हम फर्दर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बनाई हैं। जैसे आपके पास केस 1 है, पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल है या पावर फंक्शन है, उसमें क्या होता है? आपके पास 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, सो ऑन xn-1। तो इसको एनिलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? कैपिटल D रेज टू पावर n, ठीक है। जैसे अब 1 है, ये किससे एनिलेट होगा? ये कैपिटल D से एनिलेट होगा, ठीक है। 1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह अगर आप x की बात करें तो ये d, कैपिटल D स्क्वायर से ये एनिलेट होगा, बिकॉज अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो आंसर 1 आएगा, और जब दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह आपके पास x स्क्वायर है, ये किससे एनिलेट होगा?
डी क्यूब से होगा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा एक्स स्क्वायर का, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये पावर फंक्शन थे। अगर मैं इसका पॉलिनोमियल बना लूं, जैसे ये पॉलिनोमियल है 1 + x स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो ये डी क्यूब से होगा। ठीक है, आप इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी, यहाँ से किसने यहाँ तक नोट नहीं किया? स्टूडेंट कहते हैं कि बस ये नोट करनी है, तो ये आप नोट कर लें, फिर आगे ताकि मैं पेश कर दूं, आप आगे भी नोट कर लें। जो मैंने आपको समझाया अभी तक, एनिलेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे अप्लाई हो तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, एक्स का एनिलेटर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कांस्टेंट का एनिलेटर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एनिलेटर क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो उसका एनिलेटर क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई बात किसी ने पूछनी हो, समझनी हो तो मुझसे पूछ सकता है। और जिन्होंने ये इक्वेशन नोट नहीं की है, स्टूडेंट वांट्स टू नोट दैट, वो नोट कर लें ताकि मैं आगे का पेज आपके लिए, यहाँ तक कुछ मैम पेज अगर नंबर समझ आ 3 गया ही तो हो ओके का मैसेज कर दें। आ रही तो अहमद फयाज समझ आपने आ नोट गया। कर लिया। नेक्स्ट पेज कहते हैं वो नोट नहीं किया। हाँ जी, ये कौन सा बच्चा बोले बेटा, आवाज दूर से आ रही है, माइक करीब करके बोले। मैम मैं कह रहा हूँ पेज नंबर 3 नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी ये हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने कर दिया, ये इसको नोट करें। ठीक है मैम, यही कहना था आपको, ये पेज करते हैं, नोट करना था। ये लो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते, ये नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये 2 नोट्स हैं, एक में इजी एग्जांपल्स बनाई है, इससे भी मैंने एग्जांपल्स बनाई नहीं है, दोनों में आपको डिफरेंट केसेस के बारे में बताएंगे कि उनके एनिलेटर्स क्या है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जिस केस की, वो है पॉलिनोमियल एंड पावर फंक्शन केस। ठीक है, अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे नॉन होमोजीनियस जो टर्म है, अगर वो पॉलिनोमियल हो या पावर फंक्शन हो तो उसका एनिलेटर क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कैसे बनाया जाता है। सो आप यहाँ तक नोट कर लें और नोट करके मुझे बताएं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे पेश कर दूंगी, और फिर आपने एग्जांपल्स नोट करनी। जी, इस वक्त क्लास में 39 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हम्म
एंड में लिखा हुआ है एनिलेटर मींस समथिंग दैट डिस्ट्रॉय, फना करना ही खत्म करना, ठीक है। सो ये ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी चीज पे अप्लाई है उसको खत्म कर देता है। आप इस पेज को भी नोट कर ले। आगे मैंने एग्जांपल दी हुई है कांस्टेंट की। एग्जांपल आप यहाँ से भी, ये कांस्टेंट वाली एग्जांपल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो केसेस है वो यहाँ पे भी गिवन है। सो अब यहाँ पे आते हैं, एग्जांपल्स आपने नोट करनी है, आप यहाँ से करें। बेसिकली ये आपके लिए एग्जांपल्स के लिए मैंने दोबारा से बनाया है, थोड़ा सा ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो केस 1 आपका क्या है, पॉलिनोमियल लिख लो, उस पे पावर फंक्शन लिख लो। और इस केस 1 की मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं और आप इसकी खुद भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। सो ऐसा ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे अप्लाई उसको खत्म कर दे, वो बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर ही ऐसा है जो चीज को खत्म करता है, फंक्शंस को रिड्यूस करता जाता है और फाइनली खत्म कर देता है। ये नोट कर लो। एनिलेटर में हम यही करेंगे, हम डिफरेंट फंक्शंस को लेंगे और उनके एनिलेटर्स बनाएंगे। जो बने हुए मैं आपको केसेस बताऊंगी। इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, उनके एनिलेटर्स क्या होते हैं। तो ये सारे एनिलेटर्स आपको याद होने चाहिए केसेस, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.5 है। इसके कितने क्वेश्चंस करने, क्या करने, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका वाइवा है, तो वाइवे की तैयारी अच्छी कीजिएगा। वाइवे में आपने क्या सीखना है? हाँ जी बोले। मैम आप वाइवा क्यों रही, मुझे पहले ये बताएं। इतनी अनफेवरेबल कंडीशन है, हमने कोई वाइवा भी नहीं दिया, आप ऊपर से वाइवा ले रही हैं। पहली इस तरह की हमारी सूरत हाल है। आप क्विज ले, सब टीचर क्विज ले रहे हैं। कभी आपने वाइवा नहीं दिया, आपने एग्जाम दिया, इसीलिए आपका वाइवा ले रहे हैं कि आपने जो पढ़ रहे हैं आपसे आपको चेक करने की कितनी आपकी, मतलब आप जो कुछ पढ़ रहे हैं आपकी रिवीजन करवाने के लिए हम क्विज लेते हैं ना। क्विज की जगह हमने वाइवा रख दिया। आप क्विज से लेना नहीं, वाइवा होता है मैथ्स का, ऑन स्पॉन्टेनियस हम आंसर नहीं कर सकते मैथ्स का, मतलब कभी रट्टा भी नहीं लगाया उसका। आपके आप रट्टा कब लगाए? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको नोट्स, मेरी बात सुने, अब मुझे बोलने क्विज ले मैम। देखें सारे क्विज ले रहे हैं, सब टीचर क्विज ले रहे हैं। अब चीटिंग, अगर आपको टीचर चीटिंग का हो रहा है कि चीटिंग तो फिर होगी इस तरह। यस मैम, इस तरह चीटिंग तो होगी मैम। आप एक वाइवा तो देना, जब वाइवा दे देंगे। आपने कभी वाइवा नहीं दिया? क्लास नहीं, वाइवा दिया हमने, वाइवा दिया। मैथ्स का वाइवा कभी नहीं दिया हमने। मैथ्स का वाइवा, मैथ्स के लिए डर लग रहा है आपसे। मैथ्स का वाइवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स का वाइवा भी मुश्किल नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ओपन बुक क्विज है, ठीक है। अब बात सुन लेना, अब आप सारे खामोश हो जाए, ठीक है। सारे नोट्स आपके पास है, उसमें से मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछूंगी। कॉन्सेप्ट क्या पूछना? अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बता दें, तो आप मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नोट से पढ़ के बता देंगे कि ये y प्राइम है प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। मैं पूछूंगी लीनियर क्यों है, आप कहेंगे जी इसमें डेरिवेटिव्स लीनियर है या इसमें प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है। इस तरह से होता है। अब अगर मैंने ये नोट्स आपके सामने खोल दिए, मैंने आपको समझाया, आप प्लीज अपने माइक बंद कर लें बच्चों। ठीक है, अब ये मैंने आपको नोट्स समझाए हैं, मैं इसको खोल लेती हूँ। मैं पूछती हूँ कि ये मैंने ये वन का एनिलेटर कैपिटल डी क्यों लिया है, इतना सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। या मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, वैसे ये टॉपिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉपिक हो, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि एक्स क्यूब है, इसका मुझे एनिलेटर बताएं। तो आपने क्वेश्चंस किए हैं, आपके पास नोट्स मौजूद है, आप उसमें से देख के मुझे बता देंगे। तो ये वाइवा ये नोट्स में तो है, लेकिन आपको देखें, आपको तो याद है ना नोट्स में, मतलब कि आपको पता है कि मैंने नोट्स किस तरह किए हैं। हमें तो नोट्स पूरे देखने पड़ेंगे और उससे काफी देर लगेगी हमें नोट्स सब देख के बताने में आपको, तो काफी हमें टाइम लगेगा। इस तरह तो मैथ्स में आपको वाइवा देना है, आपने वाइवा देखिए एक दफा देंगे तो पता चलेगा कैसे होगा। इस तरह नहीं करते, डर के पीछे नहीं हो जाते। डरने की बात नहीं मैम, डरने की बात नहीं है। बात ये कि मार्क्स 0 लग जाने, ठीक है ना, कि हमें, मुझे पता है नहीं होना,
ठीक है ना, कि मुझे पता है जो आप नॉर्मल कंडीशन है हमारी क्विज वाली वो आप क्यों नहीं लेती हैं, आप मुझे पहले ये बता दें एक दफ़ा। ये सब टीचर्स जो है क्विज ले रहे हैं, क्वेश्चन अपलोड करते हैं, वो टाइम देते हैं, टाइम लिमिट, उसके हिसाब से क्विज होता है। आप भी इस तरह कर लें। नहीं नहीं, आप जो मुझे नॉर्मल वाइवा कंडीशन लेने है आप दें, पहली। आप मुझे वाइवा लेने दें, आप एक दफा वाइवा दें, और मार्क्स के लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस एक दफा वाइवा तो देना बस। आप एक अपनी तरफ, आप अपनी ऐसे करो, आप क्विज की मैम तैयारी करें। वाइवा ले लें लेकिन इसके मार्क्स न लगाए, वो मैं या वाइवा फिर आप लेने के ऐसा करें बाद कि आपको देखूंगी। वाइवा ले लें आप लोग लेकिन वाइवे इसके से आप परेशान ना हो बेटा, आप ऐसे तैयारी करो जैसे क्विज की तैयारी करते हो, ठीक है? और आप वाइवे से जी डरे मैम। मत। मैम ये मुझे एक पहला, एवेल्युएशन करने दें। मैम आप ये लोग को मार्क्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली बात, ऐसे तैयारी करो जैसे क्विज की तैयारी करते हो, ठीक है? राइट, बस इतनी आपको मैम ये मैंने कह चलें दी। फर्स्ट ठीक जैसे है, ये लेकिन आप फिर आप ये भी करें कि उसके जो मार्क्स की एवेल्यूएशन है वो कम करें, या फिर कि क्विज तो ऑलमोस्ट 15 या 20% होल्ड करता है मार्क्स हमारे। देखो, 40 में से मैंने आपको असाइनमेंट के मार्क्स देने, वाइवा कितने मार्क्स दे दूं? 5 मार्क्स तक तो वाइवे के। जब ये मैं आपसे मेरे वाइवा ख्याल से लूंगी तो ना, एक क्या नंबर तो पता आना आप वाइवा चाहिए। दे, क्या पता वाइवा दे और आप मुझे क्या मिस इसके अच्छे मार्क्स रखे, मेरा तो वाइवा अच्छा हो गया। हाँ, डरने की नहीं, जरूरत नहीं है, तो ये तो वाइवा नहीं तो होगा, दे दो। ये होना उसके ही नहीं बाद है। ऐसे नहीं कहते होना नहीं है, मैम ये गलत बात। मैम हाँ जी। मैम आप अभी वाइवा ले लें लेकिन हम्म, जो है ना नेक्स्ट एक और वाइवा ले लेना, उसमें मार्क्स लगा दी, इसके मार्क्स ना लगाए अभी, इसके मार्क्स हाँ, अभी ले ठीक है। लेंगे अगर बेहतर तो आप रहेगा। ये हो लोग को जाएगा ना वाइवा किस तरह देना का ना आया, क्लास मेरी बात सुन, अगर आप लोग को वाइवा देना ना आया तो हम इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी और दूसरी एक कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि हमने अच्छे वाइवा नहीं दिया फर्स्ट टाइम, तो इसका आप ग्रेडेड मत हाँ जी, करना, आप नेक्स्ट टाइम ग्रेडेड कर लेना, यही कह रहे हो ना? चलें ठीक है, पहला वाइवा मैम, पहला वाइवा हाँ। पहले नॉन वाइवा ग्रेड तो करें दे लो, आप, क्या कम पता से कम, वाइवा अच्छा हाँ दे कम से दो, कम। मैं आप लोग को मार्क्स दे दूं। ऐसे ना करो, नहीं पहले मैं वाइवा तो दे दो, ठीक है? ठीक है, मैम आपके उसका कोर्स तो कॉन्फिडेंस बता के दें। लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, मार्क्स के लिए परेशान ना हो। अगर अगर आप सबको वाइवा देना नहीं आया, और मैथ्स का वाइवा क्या होता है, आपका मैथ्स सबका बहुत अच्छा हो गया, आप लोग क्वेश्चनिंग कितनी करते हैं, आप वाइवा भी अच्छा दे देंगे। सबसे ज्यादा तो आप क्वेश्चनिंग मैथ्स की क्लास में ही करते होंगे, मुझे लगता है। सो आप जो है कौन? इतना परेशान ना हो। जब आप वाइवा दे देंगे उसके बाद हम सोचेंगे। ऐसा होता है ना, कभी क्विज देते सारी क्लास फेल हो जाती है, तो फिर हम उसके बाद सोचते हैं कि इस क्विज का क्या नतीजा होना चाहिए। तो पहले वाइवा तो दे देना, चलें ठीक है? ठीक है मैम, पहला, हम लेकिन अब बिल्कुल आपने सही पहला बात जो कह रहे वाइवा आपने कम से कम लीनियट ठीक रखना है, है उसमें मार्किंग आप में। वाइवा तो देना। मैंने कौन सी आपसे सख्ती कर दी? मैं तो वाइवा ले रही हूँ। कौन सा मैंने कह दिया वाइवा ठीक है के मैम। बाद ठीक पे है आपको मैम। फेल कर मैम दूंगी? पता है आपने गलती नहीं करने वाला। जी जी, कौन बोल रहा है? इंशाल्लाह जरा मैम माइक आप के करीब आसान ही आके लेंगे। बात करें, ठीक है? मैम अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुझे पता है आप इंशाल्लाह आसान ही लेंगी वाइवा, तो लें, कोई मसला नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं वाइवा। देखो आपके पास नोट्स मैम अच्छी तरह मैम पढ़ो। इसका 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 अलग से ले लें वाइवा, इसको बहुत शौक हो। ठीक है मैम, मैं अलग से देता हूँ आपको वाइवा, इनकी डबल डबल क्विज ले लें। चलो चलो, आगे नोट्स करो, नोट करो। ये हो गया केस, तो आगे चलते हैं। अब ये एक पॉलिनोमियल मैंने बनाया है, ठीक है? पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लिया है, ये सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो इस पे हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया है। तो फर्स्ट ऑर्डर जब अप्लाई करेंगे बच्चों, तो 1 + x स्क्वायर है। फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का जगह 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगा 1 की जगह, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आएगा 1 + 2x। फिर उसके बाद इस पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो 1 की जगह 0 आ जाएगा, 2x जगह 2 आ जाएगा, और जब थर्ड ऑर्डर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करो, और ये अगला केस भी नोट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरे। ठीक है, और आपको वाइवे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे तैयारी करें जैसे आप क्विज के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये एग्जांपल जो 4 है ये समझा देता है क्या हो रहा है।
जी क्लास, ये सेकंड केस आपका है एक्सपोनेंशियल एंड पावर फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, इस पे पावर फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो तो हम एनिलेटेड ऑपरेटर कौन सा लेते हैं, d माइनस ए रेज़ टू पावर n। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, एक्सपोनेंशियल कभी खत्म नहीं होता डेरिवेटिव लेने से। तो इसको खत्म करने के लिए जो एक्सपोनेंशियल पे पावर है a, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर माइनस ए होल रेज़ टू पावर n। यहाँ जो n है ना, ये पावर फंक्शन जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल ax है तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे मौजूद नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे n 1 आएगा। अगर ये x टाइम a एक्सपोनेंशियल ax है तो आपके पास x पे पावर 1 है तो n यहाँ पे 2 आएगा। सो ऑन, अगर आपके पास ये टर्म है x n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ax, तो इसका ऑपरेटर आएगा d माइनस ए रेज़ टू पावर n। तो जो पावर फंक्शन आपके साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ एक्सपोनेंशियल के साथ, उसकी एक पावर ज्यादा आपने लेनी, एक सक्सेसिव पावर आपने लेनी ऑपरेटर पे। ये माइनस ए इसलिए किया है उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ माइनस ए इसलिए किया है कि जब दोबारा रिपीट होकर डेरिवेटिव आए तो वो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में पावर तो कम होती नहीं जब वो 0 हो। तो इसलिए हमने इस तरह किया कि जब ये अप्लाई और रिपीट हो तो आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको फंक्शन दिया हुआ एक्सपोनेंशियल ax, ठीक है, ये एनिलेट होगा d माइनस ए से n रेज़ टू पावर 1, क्योंकि इसके साथ जो x है वो मौजूद नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। अब इसको वो कैसे 0 करेगा, ये एनिलेटर्स इसको कैसे एनिलेट करेगा, मैंने d माइनस ए को एक्सपोनेंशियल ax पे अप्लाई कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल ax इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, पहले d से मल्टीप्लाई हुआ है फिर a से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर को जो एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई किया तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज और कांस्टेंट साथ क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एज इट इज आ गया। अब ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ गए, 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने माइनस ए वाली टर्म इसके साथ रखी है, ऐसा ऑपरेटर बनाया है जो एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई हो और साथ इसका जो डेरिवेटिव उसको बैलेंस करके 0 कर दे। अब दूसरी एग्जाम्पल क्या है, x टाइम एक्सपोनेंशियल 3x। अब इसमें a क्या है, 3 है, और n यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल x पे पावर क्या है 1 है, तो n हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो ये जो आपके पास ऑपरेटर है ये क्या बन जाएगा, d माइनस 3 होल पावर 2, ठीक है। अब इसको इस पे कैसे अप्लाई करेंगे मैं समझा दूं, फिर आपको नोट्स आप कॉपी कर लीजिएगा। d माइनस 3 स्क्वायर को हमने इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम इस ऑपरेटर का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला है, d स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6d, ये इस पे अप्लाई होगा x इंटू एक्सपोनेंशियल 3x। अब आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको मल्टीप्लाई करने आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाली टर्म हर टर्म से दूसरी वाली की हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, फिर 9 से होगी और फिर माइनस 6d से होगी, ठीक है। अब जब ये d से मल्टीप्लाई होगी इसका मतलब इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, इस पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। जब इस पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्सपोनेंशियल 3x, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, ठीक है। पहले x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, 3 टाइम एक्सपोनेंशियल 3x, और फिर x पे डेरिवेटिव लगेगा 1 आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल एज इट इज। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल से 2 टर्म्स बन गई। अब यहाँ पे d स्क्वायर का मतलब है 2 डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये एज इट इज। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना सेकेंड ऑर्डर, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास बाय प्रोडक्ट रूल 2 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। और फिर जब हम इसके ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 ये हो गई, प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, और ये बाकी की टर्म्स उनको जब हमने इकट्ठा किया है और उनमें हमने उनको सम अप किया है तो हमारे पास फाइनली आया 18x एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 6 एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 18x एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 6x
6 एक्सपोनेंशियल 3x, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास। इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल देखें, अगर मैं एक पॉलिनोमियल सा बना लूं 1 + x एक्सपोनेंशियल 3x प्लस x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3x। अब ये पॉलिनोमियल ऐसा है कि इसमें एक्सपोनेंशियल भी साथ आ रहा है और पावर फंक्शन भी आ रहा है। तो पहले तो हम एक्सपोनेंशियल को देखेंगे, उस पर a क्या है, वो 3 है, तो d-3 हो गया, और फिर हम पावर फंक्शन को देखेंगे, उसके हिसाब से हम n लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक है पावर में, तो हम n क्या ले लेंगे? 3 लेंगे। तो जब हम d-3 होल क्यूब इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, इस पे होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब इसको नोट कर लें, अगर किसी कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। तो ये केस जो है आप यहाँ तक ये नोट करें, यहाँ से ये केस 2 है इसका। दिस इज एक्सपोनेंशियल विद पावर फंक्शन, और इसका एनिलेटर क्या है? d-a⁻n। n जो है वो पावर फंक्शन से सिलेक्ट होगा जो x आपके साथ चल रहा है, और a जो है वो कांस्टेंट जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर आया है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो ओके का मैसेज कर दें, और कुछ पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम वाइवा का एक दफा सिलेबस रिपीट कर दें। ठीक है, मैं वाइवा का सिलेबस रिपीट कर देती हूँ, ये इसके बाद में कर देती हूँ। ठीक है, क्लास के एंड में वाइवा का सिलेबस आपका ये है कि आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर, बर्नौली, रिकार्टी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल, और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड वाली। ठीक है, आपने सबसे पहले इन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है, ये सारी लाइन में लिखनी है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। मैं दोनों में फर्क पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है ना? इनको आपने याद करना है, इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद आपने इन सबके मेथड की समरी लिखनी है। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए कितने स्टेप मैंने करवाए, एक एक स्टेप में क्या क्या है, मैंने पहले क्या स्टेप करती, फिर क्या करती, फिर क्या करती। ठीक है, समरी लिख लेनी है। उसके बाद आपको जो सॉल्व, आपके पास जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरह आपने समझना है कि ये स्टेप कैसे बचे, फ्ला इंटीग्रेशन कैसे हुई। इस मौके में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, जो हुआ हुआ है आपके पास काम। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्सरसाइज पकड़ें और उसको सॉल्व करें, नोट्स आपके पास है। तो यही सारी समरी है जो मैंने आपसे पूछनी है कि ये इक्वेशन लीनियर क्यों है, इसको मैंने लीनियर क्यों कहा है, इसको मैंने होमोजीनियस क्यों कहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपसे पूछनी है जो बाय डेफिनेशन है। मैम 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स से एक टाइम पे किस तरह मतलब वाइवा दे सकेंगे? ये क्या कह रहे हैं, जरा और दोबारा से कहें। आप क्विज ले मैंने लें। कहा मैम 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट एक टाइम पे कैसे वाइवा दे सकेंगे? जितने बच्चों ने वाइवा दे दिया फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई बात नहीं। वाइवा इजी होता है और सारे एक दूसरे के क्वेश्चन सुन रहे होते हैं। मैम सुन तो रहे होते हैं लेकिन मैम ये लेकिन syllabus डेफिनेशंस बताना हम हमने- डेफिनेशन अगर नॉर्मल हमारा मीडिया होता उसमें हमने डेफिनेशन करनी थी या लिखनी थी, क्या देखो पूछना? हाँ, डेफिनेशन कुछ लें, ऐसे नहीं याद मैम करते। प्लीज कुछ लें। देखें मेरी बात सुनो, डेफिनेशन ऐसे नहीं याद करेंगे, मैं आपसे कहीं रट्टा लगवाए। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आप इक्वेशन लिख दें, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें, तो आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुई भी, आप एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख नहीं सकते, या बता नहीं सकते मुझे कि एग्जैक्ट है। या मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूं, मैं आपसे पूछूं ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, बताएं। तो कैसे बताएंगे एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट? उसका क्राइटेरिया होता है, आप उसको अप्लाई करके बता देंगे एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। मैम भी सिलेबस कम कर दें, वो बर्नौलीज और जो डिकॉर्टी वाला है वो रहने दें, थोड़ा थोड़ा करके लेना, वो फिर हम देते रहेंगे वाइवा। चलो ठीक है, जो आप हम थोड़ा वाइवा सिलेबस दे ले देंगे लो। फिर आप उसका क्विज भी कंडक्ट कर लीजिए। चलो ठीक है, थोड़ा कर लो, बर्नौली और रिकार्टी वाला ठीक है रहने ना, दो। इस तरह ठीक हमारे है, लिए इजी हो जाएगा। हाँ मैम बिल्कुल जो ले लें आप। सिलेबस है वो ग्रुप में भेज दें। ठीक है, सिलेबस ग्रुप में भेज वैसे देंगे। बर्नौली और बेस्ट ये कि रिकार्टी निकाल दिया। क्विज ही हो मैम, बेस्ट ये क्विज हो कि ये वाइवा बेस्ट अजीब ये सा है नहीं ना। क्विज ही हो, वो तो मुझे भी पता है, बेस्ट क्विज ही होता है। और आपको एक दो क्वेश्चन सबको दे देते हैं, आप करते हैं, लेकिन आप वाइवे की तरफ थोड़ा ध्यान दें। ये सिर्फ हमारी एक लर्निंग है, प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए कराया जा रहा। मेरा आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे मार्क्स क्या बनेंगे। आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये आपकी मेहनत है कि आप खड़े हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये आपके फायदे के लिए। हमें तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है ना, तो कोई भी चीज पीछे ना हटे कि अच्छा एक अटेम्प्ट जरूर करते हैं।
और इसके लिए बिल्कुल परेशान हो के अच्छा मेरे नंबर क्या आ जाएंगे, मैं क्या हो जाएगा मेरे साथ। आप जब मेहनत कर रहे हैं, आप प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। वो मार्क्स और ग्रेडिंग के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है क्लास? तो बच्चों अब इसको नोट करें। जी जी, कौन बोलना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ काइंडली स्क्रॉल डाउन कर लें, कब का नोट कर लें। अच्छा कर लिए। चलो अब इसको नोट करें। मैम ये एग्जांपल 3 सॉल्व करनी है हमने। हाँ ये एग्जाम्पल आपने मैंने सॉल्व की नहीं है सारी, ये जो तीसरी वाली आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चले वाइवा आप लोग मंडे को दे दे और बर्नौली और रिकार्डी हटा देते। ठीक है, और टाइम दे दूं वाइवे के लिए? नहीं मैम, थर्सडे को ले मैम, थर्सडे को ही ले ले। मैम थर्सडे को कुछ बच्चों का ले लेना, सारों का ना लें, फिर हमें आइडिया हो जाएगा ना किस तरह का वाइवा हो रहा है, हम फिर उस तरह की तैयारी कर लेंगे ना। चले वाह ठीक क्या बात है। तो आप उन बच्चों में सुभान अल्लाह। माशाल्लाह वसाम, वेरी गुड वेरी गुड। जब भाई आप दे देना पहले वाइवा, वो बेटर रह जाएगा, फिर हमें भी आइडिया हो जाएगा, फिर से वाइवा देते हैं। ये वसाम का सबसे पहले ले ले मैम। मैम ये वसाम का लेना है सबसे पहले, वसाम का। अच्छा क्लास, जो भी डिस्कशन हो रही है ओके अच्छा, जो आपकी वोटिंग है, जो मेरे पास चैट आई है, तो फिर ये मंडे को फिक्स हो गया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है थर्सडे वाले दिन। नहीं मैम वो मंडे को हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। मंडे को हो गया? मैम हाफ क्लास का करवा लेना वाइवा, बाकी का बाद में करवा लीजिएगा। चलो ठीक है, थर्सडे का जिनका तैयार होगा थर्सडे को ले लेंगे, जिनका मंडे को तैयार होगा उनका मंडे को ले लेंगे। मैं वैसे बता दूं जा- कि हाफ स्टूडेंट्स कौन से हैं, कहाँ तक आते हैं हाफ स्टूडेंट्स, ताकि वो प्रिपेयर कर लें टीचर्स, बाकी हाफ मंडे को कर लें। मैंने कहा कि जो बच्चे मंडे सबसे पहले वाइवा होगा, थर्सडे को जो प्रिपेयर करके आएगा वाइवा उसको सबसे पहले वाइवा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम सारे बच्चे फारिग हो गए और अगर प्रिपेयर होना ही नहीं किसी से। फिर जब किसी ने प्रिपेयर नहीं होना तो मैंने पढ़ा देना और आपने फिर मंडे खुद खुद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यही हल है। सो जी क्लास, मैंने जो यही डिसीजन लिया है आप लोग की डिफरेंट डिस्कशंस के आपसे करने के बाद कि थर्सडे को वाइवा है, जो प्रिपेयर करके आएगा उसका थर्सडे को वाइवा होगा और जो नहीं प्रिपेयर करके आएगा उसका मंडे को वाइवा होगा। ठीक है,
और थर्सडे वाले दिन हाथ उठ जाएंगे। अभी आप तैयारी तो शुरू करें, अगर आपने मंडे पे जाने दिया तो फिर मंडे पे वाइवा होगा, ठीक है। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें और लेट्स सी कि अब आपका मंडे तक या थर्सडे तक क्या किसके क्या सिनेरियोज है। मैम नॉन ग्रेडेड होगा ना ये आफ्टर वाइवा पता चलेगा कि ग्रेडेड है, क्या पता आप ही हो जो केमिस्ट को आप ग्रेडेड कर दें। नहीं नहीं, मैं बात नहीं बदलता अपनी। मैम वाइवा भी ले लें, क्विज भी ले लें। ठीक है, वाइवा तो दे, क्विज भी ले लेंगे। मैं आपका क्विज भी लेने, मैं आपका क्विज भी अब आपका लूंगी, ठीक है। तो वाइवा की तैयारी क्विज की तरह करें, आप लोग से क्विज भी ले लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। चलें अब आगे चलते हैं। थर्ड केस है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड पावर फंक्शन। अब इसमें आपके पास क्या है, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने फंक्शन लिखे हुए। एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो और उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस पावर फंक्शन भी आ जाए एक्स, ठीक है। तो ऐसे केस में या तो कॉस के अंदर सीरीज चल रही है या साइन में सीरीज चल रही है आपके पास, ठीक है, या दोनों की चल रही है। एंगल सेम होना चाहिए साइन और कॉस का, और जो एक्सपोनेंशियल है उसका अल्फा सेम होना चाहिए, और एक्स की पावर अगर सीरीज में है तो वो उसके अकॉर्डिंग चले। तो ऐसे में एनीलेटर जो है आप ये लेते हैं, डी स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर होल रेज टू पावर एन, ठीक है। तो ये आपके पास है। अल्फा क्या एक्सपोनेंशियल की टर्म है और बीटा क्या है, वो एंगल है साइन या कॉस का। तो इसको नोट करें। इसमें एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले समझा दूं। एग्जाम्पल आपके पास है एक्सपोनेंशियल 3x साइन 2x। अब इसको ऊपर से कंपेयर किया जाए, जो मैंने आपको सीरीज बताई है, तो 3 अल्फा क्या हो गया, 3 हो गया, बीटा क्या हो गया, 2 हो गया, और x जो साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब x 1 है, इस पे पावर 0 है, रेज टू पावर 0। तो अगर x की पावर 0 है तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा n जो है वो x की जो पावर होती है उससे ज्यादा होता है। तो जो ऊपर वाला ये आपको मैंने फार्मूला लिखवाया है, इसमें मैं अल्फा को 3 कर दूंगी, बीटा को 2 कर दूंगी, और इस पे पावर 1। यहाँ पे 13 आएगा, इसको करेक्ट कर लें। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 9 प्लस 4 जो है 13 होता है, दिस इज नॉट 10, ठीक है। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 आपके पास आ गया, ठीक है। अब इस ऑपरेटर को मैं एक्सपोनेंशियल 3x साइन 2x पे अप्लाई करूंगी। कैसे, ये मेरे पास ऑपरेटर है, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 अप्लाई है ना एक्सपोनेंशियल 3x साइन 2x पे। तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये हर टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। पहले डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस 6d से मल्टीप्लाई, फिर 13 से। जब मैंने इनका डेरिवेटिव लिया है, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया, ये तो था ही फर्स्ट ऑर्डर। इन दोनों पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लो, 3 टाइम्स एक्सपोनेंशियल 3x साइन 2x एज इट इज, ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल एज इट इज साइन 2x का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स कॉस 2x। इसी तरह हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका दोबारा से जो एक डेरिवेटिव रह गया वो भी अप्लाई करेंगे, इस पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। ये एक टर्म से 2 टर्म्स बन गई, जब दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाया तो 2 से ये 4 हो गई। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया, जो सारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और अगर आपके पास ये इस तरह का केस हो कि सिर्फ साइन और कॉज है, साइन बीटा एक्स या कॉस बीटा एक्स, इसमें इस केस में अल्फा 0 हो जाता है, n 1 हो जाता है, तो आपका जो एनीलेटर ऑपरेटर है वो सिंपल बन जाता है डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि साइन और कॉस का जो एंगल है उसका आपने स्क्वायर करना होता है। जैसे साइन 2x है, इसका एनीलेटर क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को साइन 2x पे अप्लाई करें, तो डी स्क्वायर साइन 2x प्लस 2 स्क्वायर साइन 2x, 2 स्क्वायर इज 4 टाइम्स साइन 2x। अब डी स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अब साइन 2x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2 टाइम्स कॉस 2x,
और जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -4 टाइम्स sin 2x, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपके केसेस हैं, ये फाइनल केस था, अब इसको आप नोट कर लें, ये इसी से सारा ड्राइव हुआ है। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ तक अब ये एनीलेटर का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो आपको, मैंने नोट्स आपको भेजे भी हैं, कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे पूछ लें। मैंने आपको 3 केस करवाए, पावर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड केस इज पावर फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड थर्ड केस इज पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो फाइनल केस है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपके पास मैंने करवाया, जो पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले वाली जो एग्जांपल है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो ओके का मैसेज कर दें। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्विज़ेस वाइवा बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़े जाओ इससे कुछ नहीं होता। वो तो आप एक सेमेस्टर पढ़ के अगले सेमेस्टर में कहते हैं इसको पिछले सेमेस्टर में पढ़ा तब याद नहीं, तो आप ये इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके फायदे के लिए। फाइनल भी तो देना है ना आपने। ये थर्ड केस है, ये जो मैंने लिखा हुआ ये थर्ड केस है, ये ऊपर सेकंड में आपको दिखाऊं, ये थर्ड केस है, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सब इजी है जी, बिल्कुल आपको पढ़ाया जा रहा है, सख्ती नहीं की जा रही, सख्ती होगी भी नहीं। ठीक है क्लास, और अब जो है इसको मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ। दिस इज योर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करने, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप क्लास में भी पढ़ते हैं ना तो आपको इसी तरह लगनी थी मुश्किल, क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा होता है और हर इक्वेशन डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो रही थी, लेकिन एक्सरसाइज पूरी एक मेथड से सॉल्व हो रही होती है। तो ये प्रैक्टिस तलब काम है, तो घर में प्रैक्टिस, क्लास में तो क्विजेस होते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, और घर में क्या है कि आप घर में बैठे हुए तो प्रैक्टिस करनी पड़ी, बहुत ज़रूरी है बेटा। मैथ्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता, इसलिए आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं रोज। ठीक है, तो इसकी जो असाइनमेंट है मैं अभी अपलोड नहीं करूंगी, आफ्टर मंडे। ठीक है, एक साथ ही। ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.5 है ये, 4.3 की थी, 4.2 का था, एक्सरसाइज 4.5 है। इसके कितने क्वेश्चन करने, क्या करना, अभी इसको स्टॉप लगाते हैं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आप जो नोट्स होनी को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। रमजान टाइमिंग जो है बच्चे वो आपको आ जाएगी ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से। रमजान में आप लोगों ने ऐसा नहीं क्लास सबने लेनी है, टॉपिक हमारे थोड़े ही रह गए, कुछ ही टॉपिक, 1-2 टॉपिक, गिनती के 2-3 टॉपिक रह गए जो आपको मैंने करवाने हैं। ठीक है, आपका कोर्स माशाल्लाह ठीक जा रहा है, आपकी क्लास की 90+ अटेंडेंस भी है क्लास की, तो हमें आपके बच्चों को इस किस्म की नहीं करना पड़ेगा कि जाके कोर्स ड्रॉप करना पड़े या हमें बाद में पढ़ना पड़े। आप टाइम पे अपना कोर्स पढ़ेंगे और आपको टाइम पे आप लोग माशाल्लाह सारे अपने असाइनमेंट सभी सबमिट करवा रहे हैं और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो आपको लाइफ में इस चीज़ से कोई रुकावट नहीं आई है। कोरोना तो आ गया है लेकिन पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई है। अब ये कोरोना कब जाएगा, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं,
आई डोंट नो, आपको किसी को हाँ जी 45 मिनट्स की रमजान में क्लास होगी, बच्चे को ईमेल आ जाएगी। हाँ मैं ये कह रही थी कि क्लास में सबने प्रेजेंट होना, ये नहीं कि रोजा रख के आप सोए हो और सारी सहरी तक आप फजर तक जाग रहे हैं और सारा दिन आप सो रहे हैं। सुबह 8 बजे वाली क्लास और 9:30 वाली क्लास बच्चों को भी क्या है, क्लास में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे रोजे में, क्योंकि इस टाइम तक वैसे तो घर में ही आपको रोजा लगना नहीं चाहिए, बोलना तो मैंने ही होता है। ये है कि आपका काफी हद तक कोर्स हमने पढ़ लिया है, अब हम आराम से रिलैक्स होके थोड़ा थोड़ा रमजान में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट बात ये कहनी थी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, उसमें से कुछ जरूर डिफरेंट टाइप के, जैसे मैं केसेस बनाती हूँ ना, हर केस के एक दो क्वेश्चन जरूर किया करें, ताकि आप मुझसे पूछ लें, मुझे व्हाट्सएप में कर दिया करें ग्रुप में कि मिस ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ये फलाना क्वेश्चन अगर मुश्किल लग रहा है, नहीं सॉल्व हुआ, कि हम एक क्लास इसकी भी रखेंगे जिसमें सिर्फ मैं आपके जो आपके जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे एक्सरसाइज के, तो मैं एक क्लास में सिर्फ आपको डिफरेंट एक्सरसाइज के, जी इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको सॉल्व करके नोट्स बना के सारे वो बता दूंगी, जी इस तरह सॉल्व बनता है, इस तरह सॉल्व बनता है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। क्लास में प्रैक्टिस करते रहते थे हम, यहाँ पे जरा टाइम मैनेज नहीं होता। ठीक है, सो ये आपका केस, इसके बाद फाइनल केस। तो आपने इस तरह से इस चीज को लेके चलना है, अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, अभी तो वाइवा तैयार करें और अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और फिर मुझसे पूछ लेंगे मिस ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जो कुछ आपने पीछे मैंने आपको पढ़ाया, आपको नोट्स कंप्लीट बना के दिए। हाँ अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो वो अलग बात है, वो आप फिर मुझसे वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वाइवे का सिलेबस दोबारा बता दूं, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। ठीक है बच्चों, कितने हो गए? 5 टॉपिक हो गए। मैम ये ग्रुप में भी बता दें। ग्रुप में भी बता देती हूँ। जो पीर को रोजा नहीं होगा आप लोग का, रमजान नहीं स्टार्ट हो जाएंगे पीर से। चलिए आपकी मर्जी, एक थर्सडे वाले दिन एक मंडे वाले दिन, आपको मैंने 2 दिन दिए वाइवे के, पता चले मंडे को वाइवा देने के लिए आप रोजे में आपको याद, खैर रोजे में तो बंदे का हाफजा तेज हो जाता है। हाँ जी, सारे अटेंडेंस लगा लें, जिन्होंने नोट कर लिया अटेंडेंस लगाया, आप क्लास छोड़ सकते हैं, बस क्लास का टाइम खत्म हो। जी असद, बिल्कुल आपके बहुत बरकत पड़ने वाली है रमजान में। वो कह रहे हैं कि हम मंडे को देंगे, बस बरकत होगी रोजे में, बिल्कुल रोजे में वाकई बरकत होती है। मैम चैट की ऑप्शन नहीं आ रही। एक्चुअली एक साथ इतने ज्यादा लोग चैट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रही होगी। वेट कर लें, जिन जिन बच्चों ने प्रेजेंट लगा लिया बच्चे क्लास लीव कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो कर सकें अपना। अच्छा, मोर में जाके चैट आ रही है। असद ने बताया है कि अहमद, किस बच्चे ने पूछा था चैट नहीं आ रही? बच्चे मोर, जो मोर का ऑप्शन है ना, उधर जाए, वहां पे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा। जी मैम मिल गया। ठीक है।